ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और ये उसका पार्ट 24 है। ठीक है, बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसे वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहला पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफलाइन यूपीएस सेक्शन? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफलाइन यूपीएस सेक्शन मार्क्ड एक्स? इस खाली स्थान का नाम पूछ रहा है। अब आपको पता हो कि ये कौन सा वाला यूपीएस है, तब ना हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूपीएस होते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि यूपीएस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं और इन्वर्टर और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम उस पर अब नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, हमने वहां पे डिफरेंस भी बता दिया था। एक बार हम इसको समझ लेते यूपीएस करता क्या है। ठीक है, तो ये हम इसको एसी देते हैं इनपुट, ये यहां से जाता है। ठीक है, डीसी में रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर सेक्शन क्या करता है, डीसी में उसको चेंज करता है। डीसी में चेंज करने के बाद बैटरी चार्ज होती है क्योंकि जो बैटरी होती है हमारी, उसमें इनपुट हमारी डीसी होती है। फिर यहां से आउटपुट हमारा ये डीसी ही दे रहा है। अब बैटरी से जब आउटपुट निकल रहा है वो डीसी ही दे रहा है, बट हमारे अप्लायंसेस कैसे चलते हैं, एसी पे वर्क करते हैं। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वहां पे इन्वर्टर यूज हुआ है। इन्वर्टर क्या कर रहा था, वो डीसी को वापस से एसी में बदल रहा है और वापस से हमें एसी आउटपुट मिल रहा है। तो ये कुछ वर्किंग प्रोसेस था हमारा यूपीएस का, जिसको हम क्या कहते थे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसका कार्य क्या है कि जब भी पावर कट ऑफ हो तो आपके जो भी अप्लायंसेस है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए और आपका नॉर्मल वर्क चलता रहे। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं अगर पूछा जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस लगभग सेम होते हैं, बस उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं हम ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। तो ये रहा आपके सामने एक ऑफलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम। क्या करता है, यहाँ पे मेन सप्लाई आई। ठीक है, मेन सप्लाई में जब भी हमारा एसी आ रहा है उसको थोड़ा सा फिल्टर कर रहा है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफर स्विच, इसका कार्य क्या होता है, ये जैसे ही हमारा सप्लाई, जैसे नॉर्मल सप्लाई अगर मिल रही है किसी भी अप्लायंस को तो वो आप यहां से मिल रही है। ठीक है, यहां से नॉर्मल सप्लाई मिल रही है तो ये यहां से मिलती जा रही है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइट गई, यानी हमारा पावर कट हुआ, तो ये कनेक्शन यहां से जुड़ जाएगा बैटरी से होते हुए और ये जो ये वाली स्विच है ना, वो टॉगल होकर के यहां आ जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक, मेन सप्लाई गई बैटरी चार्जर में, बैटरी चार्जर क्या करेगा, चार्ज करेगा। चार्ज करके बैटरी हमारी गई, उसके बाद इन्वर्टर यानी वापस से हमारा कन्वर्ट होगा वो और वापस से हमारा चला आएगा आउटपुट पे, यानी कि जहां हमारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑफलाइन यूपीएस। अब ऑफलाइन यूपीएस में आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया है और पूछा इस बॉक्स का नाम क्या है। तो इस बॉक्स का क्या नाम है, इस बॉक्स का नाम है हमारा बैटरी चार्जर। क्या नाम है, बैटरी चार्जर। ठीक है, ये हमारा बैटरी चार्जर है। इतना समझ में आ गया होगा जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा था, बट हमें और भी चीजें जाननी है। देखिए, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है वो आपके काम की होती है। इस क्वेश्चन में नहीं आपको लग रहा होगा कि इसका कोई काम है, बट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने अभी पढ़ाया भी नहीं है उसमें अगर आप वो क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जिसके लिए अगर आगे के चैप्टर या फिर आगे के क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे क्योंकि आपने उसका बेसिक तैयार कर लिया है। ठीक है, अब ये रहा हमारा ऑफलाइन यूपीएस। अब हम चलते हैं थोड़ा लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस पे। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस थोड़ा ऑफलाइन यूपीएस की ही तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, फिल्टर के बाद एक ब्रैकेट हमारा लग जाता है, वो है वोल्टेज रेगुलेटर का। अब आप सभी को पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी स्थिर करने का काम करता है। तो ताकि हमारी जो सप्लाई आ रही है उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए हम वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे यूज करते हैं। तो बस यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारा लाइन इंटरेक्टिव और ऑफलाइन यूपीएस में। आज ये चीज देख लीजिए, जैसे ये जो कट ऑफ होता है, ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस का जो भी कट ऑफ होता है वो लगभग 60 मिली सेकेंड लेता है। ठीक है, अब हमने ये क्यों बताया, क्योंकि हमें ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जो भी इसके ड्रॉबैक है उसको हम सुधार सके और इसे आराम से यूज कर सके। ठीक, जैसे ही हमारा 60 मिली सेकेंड रखा, हमने थोड़ा सुधार किया और इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का काम किया, तो ये कितना ले रहा है, 2 से 4 मिली सेकेंड का कार्य
2 to 4 मिली सेकेंड। कौन ले रहा है? लाइन इंटरेक्टिव वाला ले रहा है। कौन सा? लाइन इंटरेक्टिव वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और ऑनलाइन यूपीएस के बारे में थोड़ा देखेंगे। अब इसमें ब्लॉक डायग्राम, आप तीनों का ब्लॉक डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। ये आप ये लिख लीजिए कि ये 60 मिली सेकेंड लेता है और ये 2 से 4 मिली सेकेंड। क्या होने में 2 से 4 मिली सेकेंड ले रहा है या क्या होने में 60 मिली सेकेंड ले रहा है? ये हमारा ऑपरेट होने में ले रहा है, यानी कि जैसे ही आपकी पावर कट ऑफ होगी तो ये ऑन होने में और आपके अप्लायंसेस को पावर पहुंचाने में इतना समय लेगा, ये हमारा इतना समय लेगा। तो एक बार आप ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम याद होना चाहिए। मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक डायग्राम दे दिया और ये वाला पार्ट नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन में वोल्टेज रेगुलेटर है तो वही ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, आया समझ में? वैसे ही आपका ब्लॉक डायग्राम है ऑनलाइन यूपीएस का। अब देखो यहाँ 3 ब्लॉक डायग्राम, एक ये समझ लिया हमने। तो यहाँ हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने तो नहीं आए, हम आपको समझाने भी आए हैं। तो पेशेंस रखा करिए जब चीजों को समझाया जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑनलाइन यूपीएस में। ऑनलाइन यूपीएस में मेन सप्लाई, इसमें देखो क्या होता था, कट ऑफ की प्रॉब्लम होती थी। जैसे हमारा अप्लायंसेस में पावर कट हुआ तो हमें टाइम लगता था इसको यहाँ पे स्विच होने में और बैटरी से चलने में। ठीक, तो ये वाली जो दिक्कत आती थी वो हम कैसे सही कर रहे हैं? ऑनलाइन यूपीएस सही करते हैं। अब देखो कैसे सही करते हैं कि जैसे हमारा ये डायरेक्ट लाइन से मेन से जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा आपकी अप्लायंसेस को वोल्टेज मिलती रहेगी। कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पे रेक्टिफायर चार्जर है, इससे क्या होगा, रेक्टिफाई होगा और ये बैटरी बैंक में जाता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। इसका जो कनेक्शन है ये हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा। तो इसका फायदा ये होगा कि ये लाइन से तो कनेक्ट है ही। ठीक है, लाइन से कनेक्ट है ऑलरेडी हमारी, ये बाईपास है, ये हमारा मेन रिले लिखा है जो, इसमें ये बाईपास है। ठीक है, बाईपास सप्लाई। अब जब हमारी सप्लाई चलती रहेगी तो ये चलता रहेगा। सप्लाई कट होने पे इस पे कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉर्मल हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है और फिर हमारा एकदम कांस्टेंट करंट मिल रहा है, आउटपुट पे लोड पे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ये ऑनलाइन यूपीएस कार्य करता है। इसका हमने बताया 60 मिली सेकेंड लेता है, इसका 2 से 4 मिली सेकेंड लेता है, 2 to 4 मिली सेकेंड और ये 60 मिली सेकेंड। ठीक है, इतना समय लेता है ये, लेकिन इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही पावर चली जाती है ये हमारा कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरत पड़ा। ऑफलाइन यूपीएस हम अपने घरों में यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज कर लेते हैं, जहां पे थोड़े समय के लिए हमें बैकअप चाहिए होता है। ठीक है, हम अपना डाटा सेव करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसी कई जगह होती हैं जहां पे हमें ऑनलाइन यूपीएस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो केवल 60 मिली सेकेंड ले रहा था मैम, इसको क्यों नहीं लिया हमने, ये क्यों? क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में सीटी स्कैन, एमआरआई, एग्जाम सेंटर, एटीएम, ये बतेरो एग्जाम्पल हैं कि क्यों और कहाँ ऑनलाइन यूपीएस यूज किया जाता है। यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हैं इसमें। अब क्यों हॉस्पिटल्स में, जैसे मान लो कोई भी वेंटिलेटर पे है या फिर वहां पे उसका कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है हॉस्पिटल्स में या ऐसे ब्रॉड एरिया में जहां इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सिस्टम अच्छे से चल रहा है, वहां पे अगर पावर कट होने से काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन यूपीएस को यूज करते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, एग्जाम सेंटर पे जब आप एग्जाम देते हो वहां पे भी कट ऑफ होगा, पावर कट ऑफ, तो बल्क अमाउंट में कंप्यूटर्स लगे होते हैं तो उसमें कोई लॉसेस ना हो, इस वजह से हमारा वहां पे ऑनलाइन यूपीएस यूज किया जाता है। ठीक है, तो होप ये स्लाइड समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बैटरी चार्जर होगा। ये समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ माउंटिंग मेथड इज यूज इन बैटरी इंस्टॉलेशन? कह रहा है बैटरी इंस्टॉलेशन में, बैटरी स्थापना में किस प्रकार की माउंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ये माउंटिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है। बैटरी की माउंटिंग क्यों की जाती है, तब ना हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाई माउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी लिखा हुआ इंग्लिश में, हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं, तो उसे समझिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो माउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला रीजन होता है सेफ्टी का। जैसे एक प्लेस पे हम बैटरीज को माउंट कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, वहां से हिलाने डुलाने की शिफ्टिंग की दिक्कत नहीं होती है।
प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग एंड शिफ्टिंग, फिर शिफ्टिंग की दिक्कत से बैटरी वगैरह गिर ना जाए, उसे जो भी हो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे उससे बचाने के लिए, और शॉर्ट सर्किट और फायर की प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए हम माउंटिंग करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस लिखा हुआ, एब्जॉर्ब वाइब्रेशन रिड्यूस स्ट्रेस ऑन बैटरी कनेक्शन। जब हम माउंटिंग कर देते हैं तो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, स्ट्रेस ऑन बैटरी कनेक्शन एंड इंटरनल कंपोनेंट, बैटरी के कनेक्शंस में ढीलापन या फिर लूज नहीं होता है, वो ठीक से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको कोई छेड़ेगा ही नहीं, वो एक जगह स्थापित कर दिया हमने, एक बार लगा दिया कनेक्शन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अंदर के कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए माउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, स्टेबल कनेक्शन मिल जाता है हमें वहां पे अगर हम माउंट कर देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल मैनेजमेंट, प्रॉपर माउंटिंग से हमारा हीट डिसिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर माउंटिंग प्रॉपर नहीं होगी, बहुत ज्यादा हीट होगा, अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, बैटरी खराब हो सकती है। ठीक है, प्रिवेंट्स डैमेज, डैमेजेस से बचाने के लिए भी हम माउंटिंग करते हैं। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाता है, एक ही जगह सारी बैटरीज लगी हुई है और एक ही सेल्स में लगी हुई है, सजी हुई है, तो आप जाकर के अच्छा आसानी से माउंटिंग कर सकते हैं। तो हमने जान लिया माउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, आपके बुक्स में टे लेवल पे हमें जितनी माउंटिंग दी हुई है हम वो पढ़ेंगे। टियर माउंटिंग या टायर माउंटिंग, सेल्फ माउंटिंग और कैबिनेट माउंटिंग। जैसा कि नाम से आपको क्लियर होगा कि ये टियर माउंटिंग है, तो इस टाइप से माउंटिंग हुई होगी, एक लाइन में लगे होंगे, फिर उससे थोड़ा सा आगे करके फिर लाइन में, फिर थोड़ा सा आगे करके फिर लाइन में, तो कुछ इस तरह से सीढ़ी नुमा बना करके लगा होगा, तो वो हमारा कौन सा है, टियर माउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ माउंटिंग, एक के ऊपर एक सेल्फ बने हुए हैं, वहां पे सारी बैटरीज लगी हुई है सीरीज में। ठीक है, तो ये हमारी सेल्फ माउंटिंग, और ये हमारी कैबिनेट माउंटिंग, इसको कैबिनेट की तरह माउंट किया गया और इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अगर ये फिगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से देख लेंगे कौन सी माउंटिंग है। ठीक है, तो ये वाला पूछा है आपसे, ये पूछा है कि ये वाली कौन सी माउंटिंग है। तो अभी हमने देखा कितने टाइप्स की माउंटिंग में थे, तो ये रहा हमारा टियर माउंटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ये हमारा टियर माउंटिंग है। होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द टाइप ऑफ यूपीएस, यूपीएस के कौन सा प्रकार है। अभी हमने आपको एक फिगर दिखाया, बहुत अच्छे से समझाया कि यूपीएस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा यूपीएस कहाँ यूज होता है, कौन सा यूपीएस किस लिए यूज होता है, किस यूपीएस का क्या ड्रॉबैक है, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा। तो हमें यहाँ क्या देखना है, ये पूछ रहा है ये जो फिगर बनाया हुआ है किस यूपीएस का है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहा है, अगर मैं उसमें समय ले रही हूँ तो जरूर इसके पीछे रीजन होगा। आगे क्वेश्चन आपके जरूर आए होंगे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे होंगे, तभी वहां समय लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में भी अभी देखा कि ये कौन सा वाला फिगर था, देखो वोल्टेज रेगुलेटर लग गया है, ये कौन सा वाला है हमारा लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। तो पेशेंस बना के रखा करिए, चीजें समझ में एक बार नहीं आएंगी तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको दोबारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। घबराने की बात नहीं है कि ये सर के ऊपर से जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। इंसान हो तो सब कुछ समझ में आएगा, बचपन से सीख के कोई नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस, ये लाइन इंटरेक्टिव जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा था, और ये हमारा ऑनलाइन यूपीएस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया बहुत आसानी से, क्योंकि हमने इसको पहले ही देख लिया था पिछली स्लाइड में कि कौन सा वाला यूपीएस है, वो भी ये समझ में आ गया होगा, लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका नाम क्या पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। तो पहले तो सर्किट देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, पहली चीज ये करनी है कि आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक, हम ऑप्शन पे जाते हैं, हमें पता है एम्पलीफायर कैसा दिखता है, हमें पता है मल्टीप्लेक्स कैसा दिखता है, और हमें पता है फुल एडर कैसा दिखता है। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये रहा हमारा एम्पलीफायर का सर्किट, एकदम बेसिक सर्किट है। ठीक है, हमारा ट्रांजिस्टर लगा है, रजिस्टर लगे हैं, और ये पैरेलल में हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं। ये हमारा बेसिक एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, बेसिक अगर हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर सर्किट इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से हमारा एंड करके, जैसे 4 इनपुट हम दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है, इन सबको जोड़ करके यहाँ पे हम फिर से एंड कर दे रहे हैं और कर देते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर सर्किट भी हो सकता है, बट हमने बेसिकली ये देखा कि हमने ये पढ़ रखा है। ठीक, तो ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट है, और ये हमारी रही कौन सा एडर है, फुल एडर। हाफ एडर का काम क्या होता है, 2 इनपुट को ऐड करने का। जब 2 से अधिक इनपुट ऐड करने होते हैं डिजिटल में, डिजिटल की बात हो रही है, तो हम
फुल एडर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ए बी दिया जा रहा है, ये सी इन लिखा हुआ है, यहाँ की सी मान लो तो सी इन का मतलब कैरी इन नहीं, ठीक है। 3 इनपुट दिए हुए हैं, एंड हुआ, ठीक है, ए बी एंड हुआ। ये हमारी जो ये वाली लाइन आ रही है कैरी वाली आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है जो कैरी वाली आ रही है, ठीक है। और ये वाली जो आ रही है ये मेन है, हमारा जो इनपुट दे रहे हैं ये हमारा और हो जा रहा है। तो ये हमारा किसका सर्किट है, एडर का सर्किट है, फुल एडर का, क्योंकि ऑप्शन में हमारे यही 3 दिए थे। तो एम्पलीफायर का भी देख लिया, मल्टीप्लेक्सर और फुल एडर का। बचा क्या हमारा, बचा हमारा बैटरी चार्जर, ठीक है। तो ये रहा हमारा 99 का आंसर, बैटरी चार्जर, जो कि आपके सामने है इसका सर्किट, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन में भी पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What is the range of specific gravity of lead acid battery under discharge condition? देखो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 3 टाइप के। एक पूछेगा कंप्लीट चार्ज होगा, लेड एसिड बैटरी के बारे में ही बात हो रही है, लेड एसिड बैटरी का ही पूछेगा, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में पूछेगा हमारा कि 3 टाइप क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूरा डिस्चार्ज कंडीशन में होगा, तब क्या होगा, वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, बैटरी के विशेष ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, और जब 50% होगा तब क्या होगा, और जब बिल्कुल पूरा चार्ज होगा, मतलब फुल्ली चार्ज होगा, तब क्या होगा हमारा बैटरी, ये जो है लीड एसिड बैटरी, उसका वैल्यू किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सबको ही पता होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, और डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। अब डेंसिटी आप बोलोगे तो डेंसिटी हमें सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। सिर्फ इतने बेसिक में नहीं जाएगा ये हमारा, तो हम अपने उस पे आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये हमने आपके सामने चार्ट रख दिया है ताकि आपको बाकी के प्रॉब्लम्स ना आए आगे क्वेश्चन के। हम यहाँ खाली ये बता के चल जाते हैं तो आपको ये चीज रट जाती, वो भी रटनी पड़ती। आपके सामने चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू होती है लेड एसिड बैटरी की। जनरल लेड एसिड बैटरी बात हो रही है, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों की बात हो रही है, ठीक है। और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखी हुई है और स्टेट ऑफ चार्जेस है, ठीक। 100% अगर चार्ज होगा तो 12 वोल्ट में 12.9 वोल्ट मिलेगा, 24 वोल्ट में 25.8 वोल्ट मिलेगा, फुल्ली चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.265 होगी, ठीक है। 75% पे हमारा 12 वोल्ट का 12.4 वोल्ट मिलेगा, और 24 को 24.8 मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग उतनी है, बट 1.225 है, ठीक है। 50% हमारा है, 50% पे 11.9 मिलेगा इसमें 12 वोल्ट में, और 24 वोल्ट पे 23.8, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.190 है, ठीक है। ये सब इसका विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बता रहा है जब हमारी बैटरी कितने प्रतिशत चार्ज है, ठीक है। जब हमारी बैटरी बिल्कुल 25% होगी तो इसका 12 वोल्ट का हमें 11.4 मिलेगा, इसका 22.8 मिलेगा, और हमारी इसकी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1.155 होगा। अब हमसे का क्वेश्चन में पूछा है, लेड एसिड बैटरी के बारे में पूछा है, बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन, बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन में पूछा, डिस्चार्ज स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज कंडीशन में लिखा है कि 12 वोल्ट का हमें 10.5 मिलेगा, और 24 का हमें 21 मिल रहा है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.120 है, 1.120 है। देखो यहाँ पे हमारा इसमें आ रहा है 1.11 से लेकर के 1.14 से 4 तक आ रहा है, तो हम इसको ही ऑप्शन बनाएंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा पास है, ठीक। तो 100 ऑप्शन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.11 से लेकर के 1.14, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी डाटा आपको पढ़ाया जाए, अगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप भी टाइम लीजिए, पूरे साल भर अपने टाइम दिया तो कुछ समय और, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन, संक्षिप्त नाम क्या है सीवीटी का, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका क्या संक्षिप्त नाम है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी।
102 पे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। हाँ, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए हमारा कौन सा सर्किट यूज होता है? विद्युत इंसुलेशन माप के लिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? मेगर। हम पढ़ते आ रहे हैं मेगर से हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मापा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 102 का। अब हम फिगर भी देख लेते हैं बाकी चीजों का। ठीक है, ये रहा हमारा सामने आपके वोल्ट मीटर और ये रहा हमारा मीटर। वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज माप रहा है, मीटर हमारा एम्पियर मीटर नाप रहा है। ये हमारा एनर्जी मीटर जो कि हमारा एफिशिएंसी नापता है किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है। और ये रहा हमारा मेगर का फिगर जो कि अब हमने पढ़ा कि मेगर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मापना। तो इस चारों को भी हमने देख लिया और समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 103 पूछ रहा है, विच आईसी इज यूज्ड इन द बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑफ ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में कौन सी बैटरी? हम जब बैटरी चार्जिंग का फिगर दिखाए थे तो आपने यहाँ देखा होगा कि ये कौन सी आईसी यूज हुई है। हमने कहा सर्किट में आईसी जरूर ध्यान देना, 31LM317 फिगर ध्यान रहेगा हमेशा ब्लॉक डायग्राम के रूप में। तो आपको चीजें बाद में भी अगर क्वेश्चन उससे पुटअप होगा तो बहुत आसानी से समझ लोगे। तो आईसी कौन सी है हमारी? 317। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है? हाँ, ऑनलाइन यूपीएस के बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस आईसी का उपयोग करते हैं? तो हमारा 317 का यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग सर्किट में। होप समझ में आ गई होंगी चीजें। और 494 सबको देख लेते हैं, PWM का आईसी है, सबको पता है। ये हमारा टाइमर आईसी है, ठीक है, ये पता है। और ये हमारी ओपैम आईसी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं कि ये पूछ ले कि बताओ PWM की आईसी कौन सी है, टाइमर आईसी कौन सी है और हमारी 741 आईसी कौन सी है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ऑनलाइन यूपीएस के बैटरी चार्जिंग सर्किट में किस आईसी का उपयोग किया जाता है। हमने बता दिया आपको LM317। हमने जो फिगर देखा आईसी चार्जिंग वाला सर्किट में, उसमें हमारा 317 था। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट। अर्थ का जब रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है तो ये वाली जो फिगर है वो कौन सी विधि दिखा रही है? अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट देख रहे हैं, तो ये कौन सी है? 3 पॉइंट मेथड। कौन सी है? 3 पॉइंट मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका 104 का। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट का 3 पॉइंट मेथड, हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं। व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर of what is the ambient temperature maintained to extend the life of UPS। ambient temperature पूछ रहा है यूपीएस के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बनाए गए परिवेश के तापमान को क्या कहा जाता है? इसमें आंसर पहले ये बता दिया कि एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख सकते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि परिवेश का जो तापमान है उसको क्या बोलते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर। वो कितने से कितने हो सकता है कि हमारी यूपीएस जो है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए। ठीक है, उसकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए हमारी एम्बिएंट टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना पड़ता है जहां यूपीएस वगैरह लगे हुए हैं। तो कितना होता है हमारा? 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो होप 105 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या पूछ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ बैटरीज आर रेटेड। बैटरी कैसे रेट की जाती है आप सभी को पता है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि बैटरी कैसे रेट होती है हमारी? एम्पियर आवर में रेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वोल्ट में वोल्टेज, वॉट आवर हमारा नहीं होगा। ठीक है, एम्पियर आवर में हमारी बैटरी रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 क्या बोला? विच टेक्निक इज अचीव बाय स्विचिंग ऑफ द चॉपर्स इन बैटरी चार्जिंग सर्किट। ठीक है, इन बैटरी चार्जिंग सर्किट, बैटरी चार्जिंग सर्किट की बात कर रहा है। चॉपर को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीक हासिल की जाती है? ठीक है, पहले तो जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, ऑनलाइन यूपीएस की बात कर रहे हैं, जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है वो उसको कंटिन्यूअस करंट दिया जाता है, एकदम जैसे फुल चार्ज हो गई हमारी। अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई उसके बाद भी उसको हमेशा चार्ज रखने के लिए, मतलब जब भी जरूरत पड़े, कट ऑफ जब भी हो, जब भी पावर कट ऑफ हो तो वो बिल्कुल लाइन में अपने आप ले चली आती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट करंट देते रहते हैं। तो
बैटरी चार्जिंग चॉपर्स में स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीक हासिल की जाती है हमारी, कांस्टेंट करंट मेथड हासिल किया जाता है। ठीक, ये वाला समझ में आपको आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है। अभी हमने बताया आपको कि कांस्टेंट करंट यानी कि एक नियत करंट हमारा धारा प्रवाहित की जाती है बैटरी में, जब वो फुल्ली चार्ज होता है तब भी वो उसको नियत धारा प्रोवाइड की जाती है ताकि वो चार्ज ही रहे फुल, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, ये हमारा मेथड होता है चार्जिंग का। ठीक है, हो गया 107 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें ये सिंपल मेथड है जो कि आपको बता रहा है कि एक बहुत ही कम अमाउंट में धारा को प्रवाहित किया जाता है हमारा बैटरी चार्ज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्किट। अब पूछ रहा है कि ये जो सर्किट दिया है उसका फंक्शन क्या है। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ये उसका सर्किट है। किसका है सर्किट है, हमें सर्किट याद करना है। कैसे बनाते हैं, 555 टाइमर IC। ये भी आपसे पूछ सकता है ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट किस IC से बनाते हैं, तो हमारा किस IC से बनाते हैं, IC 555। ठीक है, ये कौन सा सर्किट है हमारा, ओवरलोड प्रोटेक्शन। आप सभी को पता है ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या करेगा, अति भार से बचाता है। जब हमारा इस पे हाईली लोड डाल दिया जाए, हाईली करंट होता है, हाईली वोल्टेज होता है, तो ये उससे बचाता है और हर उसमें लगा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब ये जो लिखा है त्वचा का प्रभाव, ऐसा नहीं है। स्किन इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, जैसे पीसीबी पे जब एरिया ज्यादा होता है, जैसे कंपोनेंट लगाते हैं उसके अगल बगल का एरिया ज्यादा होता है, तो उसको कम किया जाता है ताकि उसमें करंट बहुत अति मात्रा में ना प्रोवाइड, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, जिससे की वजह से हीट डिसिपेशन ज्यादा होता है। हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा तो पीसीबी गर्म होगी और खराब हो जाएगा कंपोनेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट है ये, और आप ये सर्किट एक नजर में पहचान सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। अब रेशियो आप कौन से स्पष्ट शक्ति में वास्तविक शक्ति के अनुपात के बराबर है। आप सभी ने पढ़ रखा है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पावर फैक्टर का अगर पूछता है या निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अब रियल पावर यानी जो उसकी वास्तविक शक्ति जो है कंपोनेंट की, डिवाइस की जो है, वो हमारा रियल पावर कहलाता है। अपेरेंट पावर यानी जो मेजर किया हमने उस पे जो आ रहा है वो हमारा अपेरेंट पावर होता है। अब ऐसे लोड फैक्टर लिखा हुआ तो एवरेज लोड जो होता है उसको पीक लोड से डिवाइड कर दे तो हमारा लोड फैक्टर निकल जाता है। एवरेज लोड को पीक लोड से, इसका रेशियो क्या कहलाता है, हमारा लोड फैक्टर। बट हमारा यहाँ पे अभी पूछा क्या है आपसे, पावर फैक्टर। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 110, विच टाइप ऑफ बैटरी माउंटिंग मेथड इज यूज फॉर बैटरी इंस्टॉलेशन। बैटरी स्थापना के लिए किस प्रकार की बैटरी माउंटिंग की विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की बैटरी माउंटिंग ये आपको दिख रही है हमारी, ये हमारी सेल्फ माउंटिंग दिख रही है। हमने दिखाया था आपको फिगर कि सेल्फ बना करके इसको माउंट किया जाता है, तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्फ माउंटिंग। तो 110 का हमारा सेल्फ माउंटिंग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।